आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट IAS बाई साकेत राजवंश में एक बार फिर स्वागत है। इस समय हम भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा जिसे भौगोलिक चिंतन के रूप में जान रहे हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज इसी भौगोलिक चिंतन के अंतर्गत हम भूगोल में पुनर्जागरण काल की बात करेंगे। और पुनर्जागरण काल की जो समय अवधि है ये 1250 ईस्वी से 1750 ईस्वी के मध्य मानी गई है। इस सेगमेंट को समझने के लिए हमने इसे दो सब सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहला, यूरोप के प्रमुख साहसिक यात्री। ये साहसिक यात्री ये अधिकांशतः नाव ले लेते थे और समुद्र के रास्ते एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और भ्रमण करते रहते थे। तो इसके अंतर्गत यानी यूरोप के साहसिक यात्रियों के अंतर्गत हम मार्को पोलो, क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिकी वेस्पुसी, वास्को डी गामा के साथ साथ मैगलन और कैप्टन कुक के संबंध में देखेंगे। ये किस प्रकार अपनी यात्राओं को लेकर के सजग रहते थे और बड़ा उत्साहित रहते थे और अपने इस कार्य को अंजाम दिया करते थे कि समुद्र के रास्ते निकल जाते थे और कहीं दूसरे द्वीप या महाद्वीप पर पहुंच जाते थे। दूसरे सेगमेंट में हम देखेंगे पुनर्जागरण काल के कुछ प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं, जिसमें क्लूवेरियस की बात करेंगे और इसके साथ साथ वेरेनियस और इमैनुअल कांट का प्रमुख स्थान है, जिन्होंने भूगोल के पुनर्जागरण काल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आइए सबसे पहले हम भूगोल के पुनर्जागरण में किसकी बात करेंगे? यूरोप के प्रमुख साहसिक यात्री। यूरोप के प्रमुख साहसिक यात्री, इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है जिसका अभी हमने जिक्र किया, वो क्या है? मार्को पोलो। क्या नाम है? मार्को पोलो। देखिए, मार्को पोलो के अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 15 सितंबर 1254 ईस्वी को। कब? 15 सितंबर 1254 ईस्वी को इटली के वेनिस शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली का एक महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है वेनिस। यानी मार्को पोलो इटली के वेनिस शहर में 15 सितंबर 1254 ईस्वी को पैदा होते हैं। इन्होंने 13वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण किताब लिखी थी जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। हमने क्या बताया कि 13वीं शताब्दी में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी थी जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। इस अपनी किताब में इन्होंने अपनी ही यात्रा का वर्णन किया है। अपनी ही यात्रा का वर्णन किया। देखिए, जब ये कोई किताब लिखते थे या जब कोई यात्रा करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे तो जो नया स्थान मिलता था उस नए स्थान के ये भौगोलिक एवं सामाजिक तथ्यों को समाकलित करते थे। मैंने क्या बताया कि यह यात्री भौगोलिक और सामाजिक तथ्यों का जब नए स्थान पर जाते थे तो वहाँ के भौगोलिक एवं सामाजिक तथ्यों का बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन करते थे और कहीं न कहीं ये ज्ञान भूगोल के ज्ञान में धीरे धीरे भूगोल के ज्ञान को आगे बढ़ा रहा था। तो इस कड़ी में साहसिक यात्रियों की कड़ी में जो मैं पहला जिक्र कर रहा हूं वो किसका है? मार्को पोलो का है। इटली के वेनिस शहर में 15 सितंबर 1254 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 13वीं शताब्दी में इन्होंने एक किताब लिखी थी ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, जिसमें इन्होंने अपनी ही यात्रा का वर्णन किया था। और हमने क्या बताया कि जब ये कोई नए स्थान पर साहसिक यात्री जाते थे तो वहाँ के भौगोलिक एवं सामाजिक तथ्यों को एक साथ संकलित करते थे और उनका सूक्ष्म विश्लेषण और अध्ययन करते थे। तो जो इन्होंने किताब लिखी थी और मैंने अभी बताया कि इन्होंने अपनी ही यात्रा का वर्णन किया था, ये क्रम भी आपसे पूछ लेते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ किस क्रम से ये गए हैं। तो सबसे पहले ये वेनिस आते हैं, वेनिस में है,
वेनिस से जब ये निकलते हैं तो ये सोवियत रूस पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? सोवियत रूस। सोवियत रूस से चलते चलते ये कहां पर पहुंच जाते हैं? मध्य एशिया। और मध्य एशिया के साथ ये आगे बढ़ते हैं तो मंगोलिया। कहां पहुंचे? मंगोलिया। और मंगोलिया से जब ये आगे बढ़ते हैं तो पूर्वी एशिया पहुंचते हैं। पूर्वी एशिया, और पूर्वी एशिया के बाद ये कहां पर पहुंचते हैं? पश्चिमी एशिया। यानी वेनिस से सोवियत रूस, सोवियत रूस से मध्य एशिया, मध्य एशिया से मंगोलिया, और मंगोलिया से पूर्व एशिया होते हुए ये कहाँ आ जाते हैं? पश्चिम एशिया। तो जो जो स्थान मिल रहे थे वहाँ का ये भौगोलिक अध्ययन करते जा रहे थे। वहाँ किस प्रकार की जलवायु है, वहाँ किस प्रकार तापमान है, वहाँ किस प्रकार आर्द्रता है, वहाँ किस प्रकार वर्षा होती है, और इसके साथ साथ वहाँ के स्थानीय लोग किस प्रकार के हैं। इन सब चीज़ों का जिक्र इन्होंने अपनी किताब ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में किया हुआ है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि कहीं न कहीं ये भौगोलिक क्षेत्र में ये भौगोलिक ज्ञान को कहीं न कहीं आगे बढ़ा रहे होते हैं। मार्को पोलो के बाद एक दूसरा नाम आता है जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। देखते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस। अगर क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो इनका जन्म इटली के जिनेवा शहर में। कहां पर? इटली के जिनेवा शहर में 1451 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मार्को पोलो भी इटली के थे और क्रिस्टोफर कोलंबस भी इटली के थे, और इनका जन्म इटली के जिनोवा में 1451 ईस्वी में हुआ था। 1492 ईस्वी में यह भूमध्य सागर से होते हुए, कहां से? भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर पहुंचते हैं, और अटलांटिक महासागर से क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंच जाते हैं। कहां पर? अमेरिका। और उसी समय ये अमेरिका को क्या कहे कि ये नई दुनिया है, और अमेरिका को उस समय नई दुनिया के नाम से जाना गया। तो क्रिस्टोफर कोलंबस आपके लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो कौन सा पॉइंट है कि इन्होंने किसकी खोज की है? तो इन्होंने नई दुनिया की खोज की, जिसे समय के साथ किस नाम से जाना गया? अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण नाम है जिसका नाम है अमेरिगी वेस्पुसी। देखते हैं, अमेरिगी वेस्पुसी। यह भी यूरोप के ही रहने वाले थे। इनका जन्म 1445 ईस्वी में इटली में हुआ था। कहां हुआ था? इटली में। अमेरिकी वेस्पुसी इटली से भूमध्य सागर आए हैं, और भूमध्य सागर से ये पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर आते हैं, और अटलांटिक महासागर में ये दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण अमेरिका पहुंच जाते हैं। हमने क्या बताया कि इनका जन्म 1445 ईस्वी में इटली में होता है। वहां से ये भूमध्य सागर आते हैं,
पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अटलांटिक महासागर पहुंचते हैं और अटलांटिक महासागर के दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ये दक्षिणी अमेरिका पहुंच जाते हैं और इन्होंने दक्षिण अमेरिका की खोज की। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिकी वेस्पुसी के बाद जो अगला महत्वपूर्ण नाम आता है वो किसका है? वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा। देखिए, वास्को डी गामा का जन्म 1469 ईस्वी में पुर्तगाल में होता है। यानी यह पुर्तगाली यात्री है। ठीक है, यह पुर्तगाली यात्री है। यह पुर्तगाल से भूमध्य सागर आते हैं और भूमध्य सागर से कहाँ पहुँचते हैं? दक्षिणी अटलांटिक महासागर पहुँचते हैं और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये दक्षिण से पूर्व की ओर होते हुए, कहाँ पर? पूर्व की ओर होते हुए अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में केप ऑफ गुड होप पहुंचते हैं। और इसी के साथ ये पूर्व की ओर बढ़ते हुए हिंद महासागर आ जाते हैं और हिंद महासागर के अरब सागर पहुंचकर भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। हमने क्या बताया कि वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में होता है और ये भूमध्य सागर से दक्षिणी अटलांटिक महासागर के से होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर हिंद महासागर के अरब सागर में पहुंच जाते हैं और अरब सागर में पहुंचने के बाद ये भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। वास्को डी गामा के बाद अगला जो महत्वपूर्ण नाम है वो क्या है? मैगलन का। क्या नाम है? मैगलन। अत्यंत साहसिक समुद्र यात्री हैं और मैगलन 1520 ईस्वी में पश्चिम की ओर से यात्रा करते हुए ये एशिया पहुंचते हैं, एशिया महाद्वीप पहुंचते हैं। और मैगलन के बारे में कहा जाता है कि जब ये फिलीपींस पहुंचे तो वहाँ के आदिवासियों ने इनकी हत्या कर दी थी। फिलीपींस के आदिवासियों ने इनकी हत्या कर दी थी और मैगलन के नाम से एक जलसंधि भी है जिसका कभी हम आगे जिक्र करेंगे। और इस प्रकार ये विश्व का भ्रमण करते हुए एशिया महाद्वीप पहुंच गए थे मैगलन महोदय। और मैगलन महोदय के बाद अगला जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो किसका है? कैप्टन कुक। कैप्टन कुक के बारे में माना जाता है कि 1768 ईस्वी से 1778 ईस्वी के मध्य इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया जैसे अनेक ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो भी द्वीप थे उन द्वीपों की इन्होंने खोज की थी। कैप्टन कुक के संबंध में ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार यूरोप के साहसिक यात्रियों में हमने देखा कि मार्को पोलो, क्रिस्टोफर कोलंबस
अमेरिकी वेस्पुसी, वास्को डी गामा और मैगलन तथा कैप्टन कुक किस प्रकार नए नए क्षेत्रों की खोज कर रहे थे अपनी यात्राओं के द्वारा और भूगोल के ज्ञान को धीरे धीरे क्रमशः आगे की ओर ले जा रहे थे।